नमस्कार। आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। आज से मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद से पहले आज हम पहले प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग जो हैं, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है अमेरिका से। और हमारे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंड और एकता, ये शब्द जो है मूल संविधान के समय जब संविधान बना था उस समय नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द ऐड कर रहे हैं। और आज मैं ऐसे शब्द बताऊंगा जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, जैसे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हो गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है समझ लेना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत के किसी भी राज्य में कोई धर्म नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष के अलावा दूसरा शब्द जो आता है एक आता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है राज्य की इच्छा शक्ति। कहो तो राज्य अपनी सीमा के अंदर कुछ भी करने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। तो इसके बाद जो शब्द आता है गणतंत्र। भारत गणतंत्र देश है। तो गणतंत्र मतलब क्या होता है कि भारत में जो शासन होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। ध्यान रखो, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो ये पहले वो बना उसके बाद वे बने, उसका लड़का बना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और गणतंत्र। तो आज हम आपको अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए। पहला अनुच्छेद कहता है संघ के क्षेत्र का नाम। संघ मतलब इंडिया अर्थात भारत। राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। नए राज्य का प्रवेश, ध्यान रखो, जैसे कि एक तेलंगाना बना था, उत्तराखंड बना था, ये अनुच्छेद 2 के तहत नहीं बने। जो भारत से बाहर के राज्य थे, जैसे गोवा जो था भारत से बाहर का राज्य था और उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया। अनुच्छेद 3 में क्या होता है, इसमें भी सेम यही है, पर ये भारत के अंदर। अनुच्छेद 3 में कहता है नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्य का क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो। तो अनुच्छेद 3 कहती है। अनुच्छेद 3 अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद में आता है, नए राज्य का निर्माण, तो अनुच्छेद कौन सा करना है? अनुच्छेद 2 करना है हमें। और उसके बाद जो चौथा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची के मामले में संशोधन किया जाएगा। इसका मतलब समझो। अनुच्छेद 4 कहता है जब अनुच्छेद 2 जब कोई राज्य बनेगा, नया राज्य बनता है, गोवा, जैसे कि गोवा जब शामिल हुआ था तो उस समय क्या हुआ, एक तो हमारा राज्य बढ़ गया और दूसरी चीज़ क्या, विधानसभा की सीटों में चेंज करना पड़ेगा। जब राज्य बयान दे तो विधानसभा की सीट में भी चेंज करना पड़ेगा, राज्यसभा की सीट में चेंज करना पड़ेगा। वो चीज़ उसका वजन किस चीज़ में है? अनुसूची में। अनुसूची फर्स्ट क्या बोलती है? अनुसूची फर्स्ट कहती है कि अपने भारत कितने राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो चर्चा की रही है वो अनुसूची 1 में की रही है। तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। पहले राज्य चेंज थे, अब राज्य चेंज हुआ। उसके बाद चौथी अनुसूची क्या रहती है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जब जनसंख्या ज्यादा हुई या राज्य चेंज हुए तो उसमें क्या हुआ, अनुसूची में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। चौथा अनुच्छेद ये कहता है। 5वां अनुच्छेद क्या कहता है? ये जो था भाग 1 था, भाग 1 संतोष के क्षेत्र। नंबर 2 भाग आता है
भाग टू में जो है हमारी सिटीजन है नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? भारत में जो है एयरटेल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एयरटेल। और कहाँ से ली गई है? भारत में जो नागरिकता है वो एयरटेल है। और कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और जो ब्रिटेन में ली गई है, अब ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है तो इसके प्रावधान पर लेते हैं अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 कहता है भारत में पैदा होने वाले बच्चे की नागरिकता के बारे में प्रावधान। मतलब अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है भारत में तो उसके जो माता पिता है ऑलरेडी भारतीय होनी चाहिए, तो उसे छोटे ही भारतीयता राष्ट्रीयता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद पहले आना है फिर बाद में जाना है। देखो अनुच्छेद 7 क्या रहता है, इनमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा तो उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान जो बना हुआ है अनुच्छेद 7 में। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? अगर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता के बारे में, उनमें से उनका माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी है। एक बार समझो, अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, विदेश में होता है तो उनमें से कोई उनका माता पिता भारतीय है तो उस बच्चे को भी नागरिकता के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है। अनुच्छेद विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और विदेशी नागरिकता उसने ग्रहण कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 कहता है संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। देख लीजिए अनुच्छेद 10 कहता है संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। प्रावधान बना हुआ है। कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के बारे में संसद कानून बना सकती है। कानून बना सकती है पर नागरिकता छीन नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। अगर आप भारतीय हैं और भारतीय है तो संसद को अधिकार नहीं है कि वो आपकी नागरिकता छीन ले। अनुच्छेद मैंने आपको ज़्यादा बताए हैं। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक तक विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद के बारे में मैंने बेसिक रूप से आपको बताया है। अनुच्छेद से संबंधित जो सवाल आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, अनुच्छेद हम 2 और 3 के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। पहले 2 और 3 के बारे में चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश जब आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, समस्या यहाँ आ रही थी कि राज्यों का विभाजन बंटवारा कैसे हो, राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए। राज्यों का पुनर्गठन चले नहीं अभी, राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन की समस्या आ रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1946 में क्या किया, कोई भी जब कानून बनता था या कोई भी समिति बनती थी तो उससे पहले जांच की जाती थी कि अच्छा कि राज्य का पुनर्गठन करना ठीक है या नहीं है, उचित है या नहीं है। तो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन? एस.के. धल। ये
अवकाश व्याप्ति पर थे, ये छुट्टी पर चल रहे थे, पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, स्टेट आयोग बना, समिति बनी और इनसे कहा गया कि आप इसका पता लगाइए कि राज्य का पुनर्गठन उचित है या अनुचित है। इन्होंने 4 जनों की सदस्यता में 4 सदस्य थे इनके आयोग में। स्टेट आयोग में 4 सदस्य थे और इस आयोग ने कहा, इस आयोग ने क्या कहा, राज्य का जो गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो एस्टेट आयोग आया, इस आयोग ने कहा कि राज्य का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब इस तुरंत बाद दूसरा आयोग आता है, दूसरी समिति बनती है। दूसरी समिति क्या बनती है, जेबीपी समिति बनती है। और इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार पटेल, तीसरा सीतारामैया, इन तीनों की अध्यक्षता में गठन किया गया इस समिति का जेबीपी। और जेबीपी में इन्होंने कहा कि जो राज्यों का गठन है, पुनर्गठन है, वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। पर ये अपनी एक नई नीति लेते आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो राज्य का गठन है वो राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक के आधार पर होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा कैसी है, और वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, मतलब भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया भाषा को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पंडित जवाहरलाल इनकी जो ये आई समिति जेबीपी और आपकी स्टेट बाद याम मुल्ला, मद्रास में एक नेता था याम मुल्ला के नेतृत्व में 56 दिन तक अनशन किया गया। और 56 दिन के अनशन के बाद याम मुल्ला जी की मृत्यु हो जाती है। मैं नाम लिखता बता देता हूँ, याम मुल्ला इन्होंने नेतृत्व क्या कहा था मद्रास से, और इनके 56 दिन में मृत्यु हो जाती है। 56 दिन में मृत्यु होने के बाद 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। पहला राज्य कौन था, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कहो तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। मतलब कहो तो शुरुआत हो चुकी थी भाषा के आधार पर और अब क्या था, सभी राज्यों को भाषा के आधार पर करना था गठित। तो आपके जो आपके राज्यों का पुनर्गठन होना था, तो राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो था 1953 तो कौन सा हुआ था, आंध्र प्रदेश। आप अपनी लिस्ट देख लीजिए, मैं आप तो सीरियल वाइज आप तो याद कराऊंगा जितने भी राज्य। जब इसके तुरंत बाद जब हमने आपको बताया था 1953 में राज्य का पुनर्गठन हो गया और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन चुका है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। कौन थे, फजल अली भी क्या थे, न्यायाधीश थे। न्यायाधीश इनकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
और 1953 में 3 सदस्य थे ये, फजल अली, हैदरनाथ, के एम पल्लीकर। तो आप तो बस फजल अली नाम याद करना है कि फजल अली के समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उनके अध्यक्ष फजल अली थे। और इन्होंने कहा कि अपने भारत में इन्होंने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी इन्होंने, 14 राज्य होने चाहिए, साथ में 6 संघ राज्य होने चाहिए, 6 संघ राज्य होने चाहिए और 14 राज्य होने चाहिए। कहो तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर मैं सबसे पहले राज्य के बारे में बताता हूँ। पहला जो आपको बताया है, पहला आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश आया है। और दूसरे नंबर पर जो आया है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो इधर साइड लिख देता हूँ, सफाई थोड़ा सा लिख जाओ। आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश जो हमारा आया भाषा के आधार पर 1953। 1953 के बाद जो दूसरा आता है 1960, दूसरा जो आता है 1960। 1960 में क्या होता है, बम्बई में भाषा को लेकर विवाद हो गया। बम्बई में भाषा के आधार पर विवाद हो गया। महाराष्ट्र वाले चाहते थे हमारी भाषा बोली जाए, महाराष्ट्र में बोली जाती थी मराठी, मराठी वालों ने जो है महाराष्ट्र बना दिया और गुजराती वालों ने गुजरात बना दिया। 1960 में विभाजन हो गया। 1960 के बाद जो अगला विभाजन जो आया भाषा के आधार पर, तीसरा विभाजन 1962। 1962 में कौन सा राज्य बनता है, नागा आंदोलन हो गया। नागा आंदोलन में क्या हुआ, असम से नागालैंड बन गया, असम से नागालैंड बन गया। तो असम से विभाजन हो गया इसका और बन गया नागालैंड। इसके तुरंत बाद जो बनता है चौथा राज्य वो बनता है 1966 में। 1966 में पंजाब में भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद में क्या होता है कि पंजाब में जो थे पंजाबी और दूसरी तरफ कौन थे, हरियाणा वाले जो थे वो हिंदी बोलते थे और जो पंजाबी थे वो पंजाबी बोलते थे। ये हिंदी बोलते थे और पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे। इनमें विवाद हो गया और 2 राज्य और बन गए 1966 में। 1966 के बाद जो है 1978 में कौन सा राज्य बनते हैं, 1978 में जो बनते हैं तो वहाँ हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया, पूरे राज्य का दर्जा मिला। ये क्या था, हिमाचल प्रदेश ये केंद्र शासित प्रदेश में आया था। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे उस समय, जो 6 राज्य थे। 6 राज्यों में आपका अंडमान निकोबार, पहला राज्य अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप मेरिटाई दूसरा द्वीप था, तीसरा जो था दिल्ली था और चौथा जो था वो हिमाचल प्रदेश था, पांचवा मणिपुर और छठा त्रिपुरा। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, इसे क्या बनाया गया, पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्व राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद जो आता है आपका 6 नंबर 1972। आप टेंशन मत लेना, मैं आपकी इसकी लिस्ट बना दूंगा दोबारा से, इसे मिटाते हैं, बहुत सुंदर। 1972 में कौन सा बनता है हमारा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्य जो बनते हैं 1972 में। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन
राज्य के आधार पर जरूर आएगा कि कौन सा राज्य पहले बना कौन सा बाद में बना। क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 100% गारंटी। और 1972 के बाद जो बनता है 1975। 1975 में जो बनता है 1975 में जो राज्य बनता है वो बनता है सिक्किम। सिक्किम राज्य 2 संविधान संशोधन जरूर याद नहीं है। 22वां राज्य बना था ये सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना था। और 22वां राज्य में 2 संविधान संशोधन जरूर याद करने, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे संयोगी राज्य बनाया गया। संयोगी राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा। पर 36वां संविधान संशोधन ने क्या कहा, 36वां संविधान संशोधन ने कहा इसे पूर्ण राज्य बना दो। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 1987 अब तो लास्ट सन बताया हूँ। 1987 में अब तो कौन से हुए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो बने हैं, मिटा लेता हूँ, स्टॉप कर लीजिए वीडियो। मैं आपको बता रहा था राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों को पुनर्गठन के बारे में बताया था कि इनका टर्म पूछ लिया जाता है। इनका टर्म पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पर जो राज्य का भाषा के आधार पर गठन हुआ है वो आंध्र प्रदेश हुआ है। दूसरा जो हुआ है 1960 में बम्बई में क्या हुआ, बम्बई में मराठी और गुजराती में 1960 में बम्बई में मराठी और गुजराती को लेकर, इनकी भाषा को लेकर इनमें विवाद हो गया और ये 2 राज्य बन गए, गुजरात और महाराष्ट्र। 1963 में असम राज्य से नागालैंड अलग हो गया, नागा आंदोलन हुआ और 1963 में ये विभाजित हो गया। 1966 में पंजाब हरियाणा में पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी और हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी और इन दोनों राज्य विभाजित हो गए, मतलब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। इसके तुरंत बाद 1978 में हिमाचल प्रदेश जो कि एक संघ राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था, उसे 1978 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य मिले। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से देख लेते हैं। संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य कौन कौन से थे। पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे पर अंडमान निकोबार, तीसरे नंबर पर लताद्वीप, मिनी द्वीप, अमानी द्वीप, तीनों इसमें थे। ये तीसरा। नंबर 4 हिमाचल प्रदेश जो मैं बता रहा हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश। नंबर 5 मणिपुर और नंबर 6 त्रिपुरा। ये केंद्र शासित प्रदेश थे पहले 6। तो हिमाचल प्रदेश को 1978 में क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आप ये पूर्वांचल वाले राज्य याद कर सकते हो, कोड याद कर सकते हो 63, 72, 87। 63, 72, 87 याद करियो। आपके जितने भी पूर्वांचल वाले क्षेत्र हैं, पूर्वांचल के राज्य बने हैं, वो इसी डेट में बने हैं। 63 में आपका जो बना था वो असम, पहले नंबर पर असम से नागालैंड बना। और दूसरे नंबर पर 72 में जो बना था मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बना। और 87 में आपका बना है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 87। और 1975 में जो मैं आपको सिक्किम के बारे में बता रहा था, सिक्किम जो है इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला 1975 में जो मिला है। पर 2 संविधान संशोधन हुए हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, 35 और 36वां संविधान संशोधन।
इन संविधान संशोधन में क्या था 35 में, ये सहयोगी राज्य बनेगा। सहयोगी राज्य जो है, सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा मिला था इसे, सहयोगी राज्य। और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, पूर्ण राज्य। और 87 के बाद तो आपका गोवा आ जाता है। गोवा तो भी 87 में ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और फिर 2000 ये भी डेट पूछ ली जाती है क्या, कौन सी डेट में इनमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि 8 नवंबर में कौन सा राज्य बना था। 8 नवंबर में छत्तीसगढ़, 9 नवंबर में उत्तरांचल, जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड था। उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ किससे हुआ था, मध्य प्रदेश से। और झारखंड 15 नवंबर तो किससे अलग हुआ था, बिहार से। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जितनी पॉसिबिलिटी है मैं सब बताऊंगा आपको। तेलंगाना जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश से बना है 2014 में, जुलाई 2014 में। इसकी आप टीट दे सकते हो। अगर आप तो कई बार भूल जाते हो तो आम तो ना गुना है तो मैम, ये याद कर लो ये सेंटेंस। इसी के आधार पर भी आप एक बार ऐसे रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद अगर आप भूल भी जाते हो तो ये टीट भी याद कर लो। आम फॉर आंध्र प्रदेश सबसे पहला, मैं फॉर महाराष्ट्र, मुंबई। ये वाला शब्द हटा दो, इसे हटा दो। इसके बाद गुना, गुजरात। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है गुजरात। कौन सा आता है, गुजरात। और गुजरात के बाद कौन सा आता है, नागालैंड। गुजरात के बाद कौन सा आता है, नागालैंड। और नागालैंड के बाद जो आपका है आता है जो आता है नागालैंड के बाद है जो आता है। आप तो ये वाला याद करना पड़ेगा, पंजाब हरियाणा याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश याद करना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के बाद हमने आपको एक चीज बता दी है 63, 72, 87। इसे अप्लाई करना आपके ध्यान में रहेगा। 1963 में कौन सा हुआ था, 1963 में आपका असम हुआ था। 1972 में आपका मणिपुर हुआ था, मणिपुर त्रिपुरा में डाल दिया। और 87 में आपका मिजोरम अरुणाचल प्रदेश हुआ था। आप तो कैसी भी ट्रीट बनाओ, चाहे कुछ भी करो, आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, 99% उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यहाँ से हो गया। और आपके जो मैंने आपको बताया है फजल अली जो आयोग है उसका, वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भी यही हैं। और आपके स्टेट हब देख लो कौन सी मैंने आपके आयोग और योजना बताई है। सबसे पहला आपको कौन सा बताया था, पहला आयोग। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, JBP। तीसरा कौन सा बताया था मैंने, फजल अली। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फजल अली आयोग किस चीज से संबंधित था। फजल अली आयोग कैसे संबंधित था, फजल अली आयोग जो था आपका राज्य, अरे कहाँ जाइए भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, उसी के अध्यक्ष थे। और JBP जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सीता मैया। और ये भी तुम्हारा किससे संबंधित था, ये भी आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। इसके अलावा सहकारी समिति, सहकारी आयोग जो पूछा जाता है वो केंद्र राज्य संबंध के बीच से संबंधित था। कई बार पूछ लिया जाता है सरकारी आयोग किससे संबंधित था, सरकारी आयोग किससे संबंधित था, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में आपका ये वाले। मैं आप तो धीरे धीरे ये समिति आयोग बताता हूँ बीच में, जिससे आप तो याद करने में आसानी है। यदि अरे एक साथ याद करोगे तो भूल जाते हैं, तो आपको लिंक करके बताऊंगा कि ये वाले जो हैं ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से था। तो मैंने आपको लिंक करके बताया है कि ये कहाँ से था। तो इसी प्रकार अब मैंने अनुच्छेद आपको कहाँ बताए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक बताए हैं।
और जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने जो वाला हूँ वो आपको मैग्ना डाटा और मूल आइटा फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगा। वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके जो 5 ईट है, बंडी पेटे अच्छी था, पामादेश और उत्पेक्षा पेटे पेटिसेट और ट्यूब आंटो के बारे में बताऊंगा, अहिता के बारे में बताऊंगा। और अगली वीडियो में देखते ही हमारा 5 ईट बंडी पेटे अच्छी था। तो धन्यवाद, देखते ही, जय हिंद, जय भारत।